लेकिन ये भी है कि गांधी परिवार ने शुरुआत से ही कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और वो चाहते थे कि एक चुनाव हो जाए पार्टी के भीतर कि पार्टी को मजबूत करेगा। अब हम यही देख रहे हैं कि अभी आप सारे माध्यमों के ध्यान भी हमारे पार्टी पे है, जनता इसके बारे में चर्चा कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र हम दिखा रहे हैं कोई और पार्टी के पास नहीं है, तो ये पहली अच्छी बात। जब ये इलेक्शन, ये चुनाव के बारे में ये एक अनाउंसमेंट हुई, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त, अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में, जिसमें मैंने कहा कि चुनाव अच्छे हैं पार्टी के लिए, और मैं बताया कि क्या क्या कारण है कि चुनाव अच्छा होगा। उसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत बहुत लोग हमारे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता मुझे संपर्क करके बताने लगे कि आप ही लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, कहा कि देखिए आपने जो लिखा है इसमें ये ठीक है, पर ये भी पॉइंट है कि आप जानना चाहिए कि पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो हर बार हमें वोट देते हैं, आपका एक अपील है उनसे अतीत, तो आप ज़रा लड़िए। तो मैं इसके बारे में सोचने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा, मुझे लगा कि ठीक है, इसमें शायद कुछ लॉजिक है, लेकिन मैं जानना भी चाहता था कि क्या ये असली चुनाव होने वाला है या पार्टी चाहते हैं कि कोई कंसेंसस में सब तय हो जाए। तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई आधिकारिक उम्मीदवार को नहीं रखने वाले हैं, सारे व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व पे ये चुनाव पे लड़े। और उन्होंने कहा प्लीज़ गो अहेड। और उसके बाद मैं राहुल जी से देखा, आपको पता है हम भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चल रहे थे, तो वहाँ उनसे भी पूछा और वो भी यही कहा। तो जब गांधी परिवार कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे जाइए, और मिस्त्री जी जो चुनाव चला रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो तो ओपनली कहते, खुलेआम कहते हैं कि देखिए कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, गांधी परिवार निष्पक्ष रहेंगे। अगर किसी ने कहा कि कोई और ऐसे उम्मीदवार है तो ये बात सही नहीं है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो इस किस्म के जो अनाउंसमेंट आए तो हम क्यों नहीं आगे बढ़े। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत हो जाए। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर जो कई लोग का चिंता है कि इस पार्टी में कुछ बदलाव आने चाहिए, इसकी आवाज़ में बनूं, और उसी समय कि पार्टी का एक अलग चेहरा पब्लिक को भी दिखा दूं, जनता को दिखा दूं। यही कहा उन्होंने, कहा कि प्लेइंग फील्ड लेवल होंगे हमारे तरफ से, ना कोई ये है वो है, और कोई भेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी हो पार्टी के अंदर, ये तो कोई शत्रु के एक जंग नहीं है, ये युद्ध की बात नहीं है। हम सहयोगी है, एक ही पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि सहयोगी के जो अलग अलग परिकल्पना हो सकते हैं पार्टी के बारे में, कि हम वोटर्स के सामने रख के पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनने दीजिए, बस यही है हमारा संदेश। तो मैं कह रहा हूं पार्टी की, देखिए अगर आप संतुष्ट है पार्टी जैसी चल रही है तो प्लीज़ खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर जो कुछ मैंने कहा, और आपको पता है मैंने ये मैनिफेस्टो पत्रिका निकाली कल, अगर ये सब देख के आप चाहते हैं कि पार्टी एक अलग तरीके से चले, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ना आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खड़गे साहब और मैं दोनों एक साथ काम किए हैं लोकसभा में, पिछले लोकसभा में, और मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का संदेश है जनता के सामने, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम सिर्फ इसको सख्त बना के, मजबूत बना के बार बार कहते रहेंगे, लेकिन हमारे काम के तरीके, कार्यकर्ताओं के जो बंधन है उनके नेताओं के साथ, जो सारे निश्चय दिल्ली में हो रहा है आजकल, उसको ज़रा सा नीचे करके शक्तिकरण हमारे ग्रास रूट्स पे, हमारे मंडल, हमारे ब्लॉक, हमारे जिला, हमारे राज्यों में, उस लेवल्स पे अगर आप अधिकार दे दें तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो प्लीज़ खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। सर किस तरीके साहब रहेंगे तो वो चीज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आजकल के नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण अंग है खड़गे साहब। अगर आजकल के नेतृत्व कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वो भी उसमें इम्प्लीकेटेड है। वो बहुत बहुत सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है। और अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी के टॉप 3 के बारे में बोले गांधी परिवार के अलावा, तो खड़गे साहब का नाम आएंगे ही। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में, हर महत्वपूर्ण विषय पे आप उनका नाम ही देखते हैं। जब राजस्थान में ये जो प्रॉब्लम हुए थे, आपको मालूम है, जब कठिनाई हुई गहलोत साहब के ये इस विषय पे, कौन गया जयपुर? खड़गे साहब।
तो खड़गे साहब तो हमारे बड़ा नेता है, कोई शक नहीं है। तो नेचुरली जैसी पार्टी जिस तरीके से आजकल चल रहे हैं वो तो खड़गे साहब उसमें शामिल है। मैं तो संगठन में कोई रोल नहीं लिया, मैं एक रोल लिया हूँ, मैं ये निभा रहा हूँ कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस जो मैंने स्थापित किया राहुल जी और सोनिया गांधी जी के अनुवाद के साथ, मैं उनकी ब्लेसिंग्स के, उनके आशीर्वाद के साथ इसको स्थापित करके मैं आगे बढ़ाया। ये तो एक नया संगठन है पार्टी के अंदर, और हमारे तरीका जो है वर्किंग का, इसमें काफ़ी फ़र्क है। एक उदाहरण दे दूं तो मैंने कहा है कि हमारे सारे पोजीशंस एक चैप्टर लेवल, एक नगर के अंदर, एक लोकसभा सांसद कंस्टिट्यूंसी के अंदर, या एक राज्य में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। मैंने कहा कि तीनों में एक कम से कम एक महिला होना चाहिए, और ये रूल हम स्ट्रिक्टली करते हैं। अगर 2 महिला है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक महिला नहीं है तो बाकी लिस्ट को हम अप्रूव नहीं करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी में जो कुछ हम कर सकें, मैं जैसे कहा कि युवाओं को ले आइए, हमारी एक युवा भारत है, युवा भारत की पार्टी कांग्रेस होनी चाहिए। तो ये सब हमें बहुत काम करने हैं। तो ये सब मेरे जो विचारधारा है, मैं जनता के सामने रख के ये अगले 16-17 दिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समर्थन दें। सर, आपने इस इलेक्शन में क्या आपको चेंज लग रहा है? क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं घर की ही है, घर में ही है, सब लोग सब साथ के ही लोग हैं। इसमें क्या चेंज लग रहा है और कैसे आप प्रचार करने वाले हैं? देखिए, पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस तो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन था, लेकिन सिर्फ 15 वोटर थे, और उन 15 वोटर में 5 को एक वीटो भी थे। मतलब वो 5 परमानेंट मेंबर्स, यूएस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जो 5 देश हैं, उनमें से जब अमेरिका खिलाफ थे तो चुनाव ही खत्म हो गया। तो इस विषय पे वो काफ़ी अजीब सा इलेक्शन था, अभी अजीब सा चुनाव था। लोकसभा चुनाव तो हम सब जानते हैं कैसे चलता है। मैं जाके जनता के साथ बात करके, संपर्क करके, 3-4 हफ्ते प्रचार करके अंत में 3 बार मैं जीत सका। इस चुनाव तो दोनों के बीच कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ 15 वोटर्स थे, यहाँ तो 9,000 है। लोकसभा में तो 2 लाख, मैं क्या कह रहा हूँ, 20 लाख होंगे एक इलाके के अंदर। तिरुवनंतपुरम कंस्टिट्यूंसी का 20 लाख जनता है। तो अगर आप कहेंगे कि एक तरफ 15, एक तरफ 20 लाख, तो कांग्रेस चुनाव उसमें बेहतर है। लेकिन फ़र्क यह है कि हमें सारे वोटर्स को संपर्क करना बहुत ज़्यादा कठिन है उन दोनों चुनाव से ज़्यादा, क्योंकि हमारे वोटर्स 9,000 हैं, लेकिन हर प्रदेश और हर यूनियन टेरिटरी में वो लोग रहते हैं, और एक जगह में नहीं। एक जगह में आके वोट करना पड़ेगा उसको 17 तारीख को, लेकिन उसके पहले उनसे संपर्क करना। अगर हमको अभी लिस्ट मिला है अपने मिस्त्री जी से, उस लिस्ट में कई बार नाम दिए हैं, लोगों का ब्लॉक है, लेकिन कोई फ़ोन नंबर नहीं है, उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं। कैसे उनसे संपर्क करूं? कुछ नामों के साथ एड्रेस भी है, हम एड्रेस पे चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल कोई चिट्ठी मिलेंगे, पढ़ेंगे क्या मालूम। और ऐसे भी नाम है जिसमें ना एड्रेस है, ना ब्लॉक है, ना नंबर है। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें बहुत समय होते तो नेचुरली हम किसी को बिठा के हर प्रदेश में, हर राज्य में हम पूरा लिस्ट साबित करके सबको व्हाट्सएप भेज सकते थे, लेकिन आजकल ये सब नहीं है। हमको जैसे भी कर सकें हम करेंगे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ। एक तो माध्यम के माध्यम से हम लोगों को हमारे संदेश पहुँचाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जा रहे हैं, मैं भी आज निकल रहा हूँ, और 15-16 दिन में तो बस 11-12 शहर जा सकूँगा, लेकिन 11-12 शहर जाके वहाँ लोगों से मिलूँ, वहाँ फंक्शंस करूँ। अगर पीसीसी में मुझे जाके मिल सकेंगे मैं मिल सकूँगा, लेकिन मुझे मालूम है कि जो दूर के ज़िले में रहते हैं वो नेचुरली कैपिटल सिटी आना है, उनको शायद मुश्किल हो जाएंगे, तो शायद बहुत कम वोटर से मिलेंगे। लेकिन संदेश फैलाना मेरी जिम्मेदारी में। ये सब देखिए, नाम तो दिया गया था आप लोगों की तरफ से। ये माध्यमों ने तय किया कि G23, मुझे जो मालूम है कि कोई वरिष्ठ नेता हमें बुला के कहा कि हम एक चिट्ठी लिखें कि आप समर्थन करेंगे, और मैंने तो उस चिट्ठी में कोई दिक्कत नहीं देखी। उन्होंने कहा कि करीब 100 लोग से हम बात किए टेलीफोन पे, 100 लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए सारे दिल्ली नहीं आ सके। तो जो दिल्ली में है वो दस्तखत करे, तो इसलिए 23 लोग दस्तखत किए, लेकिन उससे ज़्यादा समर्थन था इस चिट्ठी के लिए, ये नेता ने कहा। और ये भी कहा कि अगर आप हमारे साथ इसमें साइन करेंगे तो बस यही चाहते हैं हम। हमारा उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष हमें शायद एक मीटिंग दे देंगे इसके बारे में बात करने के लिए। तो मैंने चिट्ठी साइन की। उसके बाद तो ऐसे कोई संगठन नहीं बनाया।
ये G23 जो आप लोग के मन में है, संगठन नहीं था, ये कोई पार्टी के सहयोगी जो एक साथ मिले कभी कभी, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे 23 को मैं कभी भी एक कमरे में नहीं देखा। कभी कभी 5, 6, 7 लोग मिलते थे। और आपको पता है कि अभी जो सीनियर नेता हैं इनमें से वो सारे श्री खड़गे के साथ है, क्योंकि खड़गे जी के साथ पूरे हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और मेरे साथ जो हैं वो साधारण कार्यकर्ता हैं। अगर आप देखेंगे कि कौन कौन मेरे जो 60 सिग्नेचर लेके आया था मैं मेरे नॉमिनेशन फॉर्म साइन करने के लिए, और जिनके जो खड़गे जी के साथ आए, आप फ़र्क साफ साफ देख सकेंगे। तो मैंने कहा कि मैं बदलाव की उम्मीदवार हूँ और खड़गे जी है हमारे सिस्टम के वरिष्ठ नेता, और अगर सिस्टम ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा उनके साथ। सर, बदलाव वाले जो आप सबके साथ, वो लोग वहाँ खड़गे जी के समर्थन में उनके प्रपोजल बने, और तो उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे क्यों पूछें आप। उनका इरादा क्या था कि वो जो भी उन्होंने लिखा और चाहते थे कि अभी नहीं चाहते तो अच्छी, वो चिट्ठी में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि चुनाव चाहिए पार्टी के अंदर, कि प्रेसिडेंट के चुनाव और वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव। तो मेरे ख्याल में ये सब बड़ी ज़रूरी है, और मैं तो मेरा मन बदला नहीं इस विषय पे। मैं कुछ सालों से राहुल जी मुझे कह रहा था कि मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि इस पार्टी में चुनाव होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, चुनाव अभी हो रहा है और मैं इसमें भाग ले। नहीं, 12 लोग चुनाव में जीत जाएंगे और 11 लोग अध्यक्ष नॉमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्शन में, देखिए आप सोचिए कि कोई भी कारण हो कि कोई दलित का इलेक्शन नहीं हो या कोई महिला के इलेक्शन नहीं हो, अध्यक्ष ये बैलेंस को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कमेटी में सारे किस्म के हमारे समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अगर ये है तो हम ज़रूर 12 चुनावी और 11 नॉमिनेटेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं देखती है, तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड और सब करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी संविधान में, संविधान में जो कुछ लिखा है हम आगे बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ संविधान नहीं, उदयपुर का चिंतन शिविर में भी कुछ विषय जो तय किया था, मैं उसको पूरा समर्थन दिया हूँ। मेरे ख्याल में जो पार्टी पोस्ट में कोई टर्म लिमिट्स होना चाहिए कि कोई एक बार या 2 बार एक पोस्ट करने के बाद किसी और को मौका देना चाहिए, या 50% हमारी पार्टी टिकट 50 साल के लोग के कम लोग को देना चाहिए कम से कम। तीसरी की महिलाओं को शक्तिकरण करने के लिए और मौका देने चाहिए पार्टी के भीतर। कई चीज़ें संविधान में जो कुछ लिखा है हम आगे बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ संविधान नहीं, उदयपुर का चिंतन शिविर में भी कुछ विषय जो तय किया था, मैं उसको पूरा समर्थन दिया हूँ। मेरे ख्याल में जो पार्टी पोस्ट में कोई टर्म लिमिट्स होना चाहिए कि कोई एक बार या 2 बार एक पोस्ट करने के बाद किसी और को मौका देना चाहिए, या 50% हमारी पार्टी टिकट 50 साल के लोग के कम लोग को देना चाहिए कम से कम। तीसरी की महिलाओं को शक्तिकरण करने के लिए और मौका देने चाहिए पार्टी के भीतर। कई चीज़ें जो पार्टी समर्थन जीती गई, उदयपुर चिंतन शिविर के जो रिकमेंडेशन से कांग्रेस अध्यक्ष भी स्वीकार की थी। तो इस हालत में आपको मानना पड़ेगा कि जो अच्छे आइडियाज़ है उसको नया अध्यक्ष बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये भी बात है कि गांधी का क्या रोल होगा। अभी जो बड़ा सवाल सब लोग उठते हैं, क्योंकि इतने साल तक जो है 20-22 साल लगातार, पहले सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी रहे, फिर सोनिया गांधी अब इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। गांधी का क्या रोल रहेगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के डीएनए जो कहता है, जो खून जो कहता है, बिल्कुल मिले जुले हैं। कांग्रेस पार्टी की जो ऐतिहासिक रोल है उसमें तो गांधी नेहरू परिवार का आप सब जानते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के समय से कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए लोग। तो इसलिए मैं इससे ये कहूँगा कि कोई भी अध्यक्ष इतना बेवकूफ़ नहीं है कि गांधी परिवार को बोले कि गुड बाय। नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए पार्टी का की बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं केरल से आया हूँ भारत जोड़ो यात्रा देख के और उसमें भाग लेके, क्या ऊर्जा, क्या आवेश है लोगों के पास। वो लोग आके राहुल गांधी जी को देखना, उसको चीयर करना, उसको ताली बजाना। लाखों लोग हर रोज़ 6:30 बजे 7:30 बजे सुबह निकल के रास्ते पे निकल के हमें समर्थन दे रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन का यात्रा है। हमारे चुनाव 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो तो कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये अगर कोई नया अध्यक्ष आए तो पहली चीज़ बोलनी चाहिए कि राहुल जी कंटिन्यू, आप जो कर रहे हैं पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, और शायद नया अध्यक्ष उनके साथ ज़रा सा चलना भी चाहिए। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा, क्योंकि हमें दूसरा काम भी होंगे यहाँ दिल्ली में और देश में और दूसरे पार्टियों के साथ वगैरह, बहुत बारे चीज़ें करनी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गांधी परिवार कांग्रेस में रहनी चाहिए।
और इनका रोल तो इतना स्पेशल है कि गांधी परिवार के साथ चर्चा करके वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते उनसे भी समझ ले। लेकिन बाकी जो हमारे काम है पार्टी के अंदर, हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट के पूरे अधिकार संविधान में दिया हुआ है। कि सर दिग्विजय सिंह गांधी फैमिली ही रहेगी, तो ऐसे में जो क्रिटिक्स जो है वो सवाल ये उठाते हैं कि क्या जो प्रेसिडेंट होगा, क्या क्या वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटली पोस्ट रह जाएगी, गांधी सी जो होंगे, इसके ऊपर एक सवाल क्रिटिक्स उठाने लगते हैं। देखिए, क्रिटिक्स तो बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। मेरे ख्याल में आप देखिए, अभी चुनाव तो हो रही है, आप कोई विश्वास नहीं किया। सब लोग कहा कि कोई भी पार्टी के अंदर चुनाव नहीं हुआ, हमारे देश ऐसे हैं, नहीं होने वाले। देखिए, चुनाव हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब प्रेसिडेंट चुनावी हो गए और बैठेंगे उसमें, उस पद में, वो किस किस्म के काम करेंगे और किस तरीके से पार्टी को नेतृत्व दे देंगे, वो तो देखने के बाद क्रिटिसाइज कीजिए। जब आप यहाँ बैठ के आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जो कहेंगे वो सही हो जाएंगे, मौका दे दीजिए एक असली व्यक्ति, एक असली यथार्थ में काम करने के लिए। ठीक सर, दो सवाल में आप किताब लिखते हैं तो आप कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, आपको अब निशाने पे आ जाते हैं। पढ़ने वाले बहुत कम है हमारे देश में। और बीजेपी के भी निशाने पे रहते हैं, कह रहे हैं तो फ्रूटल एक्सरसाइज हो रही है, लीडर्स गांधी को ही रहना है, एक ये फ्रूटल एक्सरसाइज हो रही है, और सवाल उठ रहा है ये तो इलेक्शन नहीं होगा, ये तो सिलेक्शन होगा। तो तमाम इन चीज़ों को किस तरीके से आप डील करेंगे, आप कैसे देखते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, हम ज़रा पढ़े लिखे वो भी है कांग्रेस पार्टी में, हम जानते हैं लोग ये सब कह रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे हमारे काम में कि अगर हम बदलाव के बारे में बोल रहे हैं तो बदलाव दिखा दे लोगों को। और मेरे ख्याल में गांधी परिवार भी ये जानते हैं, अगर सब कुछ उसी तरह से कंटिन्यू कर सके तो गांधी परिवार को चुनाव बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहूँ ऑनेस्टली, आप सोच लीजिए, राहुल गांधी जी को 2017 में 5 साल का टर्म दिया हुआ था। 2 साल के बाद उसने इस्तीफा दिया, 2 साल में नहीं, 1.5 साल के बाद। अगर वो चाहता था कि हम ही पार्टी चलाएंगे, वो इस्तीफा की चिट्ठी वापस ले सकता था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्टी खुशी से उन्हें स्वीकार किया होगा। लेकिन वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहती हैं पार्टी चलाना। अगर आप बाहर में बैठ के कहते हैं कि ये सब सही नहीं है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। जो पार्टी को चलाने का पूरा अधिकार, हक था, और जिनके पास पोस्ट था, सब कुछ, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो उसका मतलब है कि वो नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता तो चुनाव की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चुनाव असली चुनाव होंगे और इस चुनाव में हम रहेंगे और हम इस चुनाव में बिल्कुल पार्टी की मजबूती के लिए हम लड़ रहे हैं। या लड़ाई भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कोई दुश्मनी नहीं है। खड़गे साहब मेरा शत्रु नहीं, मैं उनका नहीं। कल मैं उनको फ़ोन करके सारे गुड लक, बेस्ट विशेस बोल दिया और वो भी मुझे यही कहा। हम दोनों एक साथ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, लेकिन अंत में एक साथ काम करना पड़ेगा। 2024 के लिए क्या चुनौती जो है, क्योंकि हमेशा से कार्यकर्ताओं की आपकी मांग उठती है कि पीएम बनना चाहिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं तो क्या रहेगी आपकी जो है प्राथमिकता, और 2024 के लिए चुनौती क्या है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार करेंगे? चुनौती विषय पे होंगे, चुनौती विषय पे होंगे। ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश का हाल क्या है। आप 2014 में कई लोग सोचे कि अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी बहुत गुण करेंगे। क्या हो गया? नोटबंदी मिले, लोगों को बहुत बहुत दिक्कत आए, हमारी महंगाई बढ़े, हमारी रुपी की कीमती कम हो जा रहे थे, और बेरोजगारी। जब से हम आंकड़े रखने शुरू किए इस देश में, ब्रिटिश साम्राज्य के समय से, इतने ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश के हिस्ट्री, चरित्र में, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये सब देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया मोदी जी? सारे डिजास्टर है। और अगर आप 2019 के बारे में बोलेंगे, लोग कहेंगे पुलवामा, बालाकोट, लेकिन उसके बाद ही चीन आके हमारे 20 जवान को हमला कर दिया, उनको मार दिए। क्या पॉलिसी है हमारे चीन के खिलाफ? क्या चल रहा है हमारे जो नेबरहुड में है, हमारे जो पाकिस्तान, दूसरे नेबर्स के साथ, क्या पड़ोसियों के साथ क्या क्या हो रहा है? मैं कहूँगा कि जो भी विषय पे लोग मोदी जी को वोट दिए हैं, उन विषय में मैं बड़ी जीत नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ पराजय देखता हूँ उनकी तरफ से। तो ये सब दिखा के लोगों से पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि क्या ये 8.5 साल में आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी फ़र्क नहीं है तो आप मोदी जी को बार बार क्यों वोट देंगे? अगर उसने आपको रोज़गार प्रॉमिस किया और अभी भी आपको रोज़गार नहीं है तो क्यों वोट दे दें?
तो इस किस्म के प्रचार हमको करनी चाहिए। चेहरे के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि एक चीज़ और है कि मोदी जी, उनके 300 सीट मिले हैं 37% वोट के साथ, और ये 37% काफ़ी रहा, क्योंकि बाकी 63% 40 पार्टी से ज़्यादा ले गए। तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या 24 में दूसरे पार्टी से भी बात करके, चर्चा करके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्थापित करके हम ज़रा सा इस किस्म की वोट डिवीज़न अवॉइड कर सके। अगर ये हो जाएगा तो क्यों नहीं मोदी जी को हम हराएं। तो मेरे ख्याल में ये चेहरा वेहरा, प्रधानमंत्री स्थान, ये सब के बारे में अभी बात करने का वक्त बहुत दूर है। मेरे ख्याल में अभी वक्त ये है कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं, विषय पे ज़रा ध्यान दे दें और हमारे भारत के भविष्य के बारे में ज़्यादा बोलने लगे। सर, आखिरी सवाल, कॉलिशन पॉलिटिक्स की बात आजमाएंगे और पार्टियों से बात करेंगे अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो? बिल्कुल, ये तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो है। और साथ ला पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से नीतीश कुमार जी अपनी जो है ताल ठोकते हैं, केसीआर तो सबसे बात करके समझना पड़ेगा। इसमें मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आसान होगा कि एक हाथ ऐसे करके कि सब कुछ फिट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस को, और शायद हम एक एक राज्य पे उसकी हकीकत देखें, एक एक राज्य में हम बात करके देखना पड़ेगा। शायद एक नेशनल प्लेटफॉर्म आसान नहीं होगा। अगर भाग्य से एक पूरा भारतीय एक मंच बनाए एक साथ, मेरे ख्याल में अच्छा होगा। नहीं तो हर एक प्रदेश में एक एक अरेंजमेंट बनाए, गठबंधन बनाए, ताकि हमारे ऑपोजिशन के चांसेस ज़रा सा बढ़ जाए। बस यही चाहते हैं हम कि इस बार ये बहुत बहुत सख्त वाला बीजेपी सरकार, जो हर लोग कहते हैं कि हर बार चुनाव जीतते हैं, इस बार हमें एक ऑल्टरनेटिव दिखाना पड़ेगा देश को, क्योंकि 24 एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है देश के भविष्य के लिए, और इसलिए हमें एक साथ रहना ही चाहिए, टू वॉट एवर एक्सटेंट पॉसिबल, जैसे कहते हैं, जितना हम कर सकेंगे करेंगे। कांग्रेस को भी साथ ले आएंगे सर, क्योंकि हम देखते हैं हर एक स्टेट में, जैसे अब राजस्थान देख रहे हैं हम जहाँ पे 2 ही स्टेट बची हैं जहाँ पे आपकी अभी गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद इन द लीडर्स बहुत ज़्यादा है। राजस्थान का एपिसोड तो इतना बड़ा बता रहा है, एपिसोड है कि जहाँ पर सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई और वहाँ लीडर पहुंचे नहीं। इन चीज़ों को कैसे कोप अप मैं करें? इन उदाहरण के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या क्या बातचीत हुई दरवाज़ा बंद करके, क्या प्रॉमिसेस दे चुके थे जो जो शायद पूरे नहीं हो गए, क्या क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो उस घटने के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर प्रिंसिपल बताऊं तो ऑन जनरल मेरे ख्याल में इस विषय को अवॉइड करने के लिए भविष्य में बेस्ट है कि आप जब चुनाव होंगे, एमएलएस को तय करने दीजिए कि उनका नेता कौन होगा। आप ऑब्जर्वर को भेज दीजिए, दरवाज़ा बंद करके सीक्रेट बैलेट चलाइए और देखिए कि एमएलएस कौन चाहता है। कभी कभी एक नाम हो सकता है, कभी कुछ दूसरा नाम हो सकता है, और उसके बाद अगर एमएलएस के भरोसा एक मुख्यमंत्री पे है तो उनको रहने दीजिए जब तक एमएलएस अपनी इरादा नहीं बदले। सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसे ही चलते हैं। हमने देखा अभी कि ब्रिटेन में 2 बार प्रधानमंत्री बदले हैं एक चुनाव के बाद। एक ही बार चुनाव हुआ 4 साल पहले, फिर तेरेसा मे गई, क्योंकि एमपीज का जो कॉन्फिडेंस है उन पर वो कम हो गए। पार्टी के अंदर एक सीक्रेट बैलेट हो गए, 12 उम्मीदवार चले, अंत में बोरिस जॉनसन आ गया। 2 साल के बाद बोरिस जॉनसन भी बहुत नेगेटिव प्रेस मिल रहा था, उनका पोल रेटिंग्स बहुत कम थे। एमपीज कहा कि उनको भी जाना पड़ेगा, वो जाके चला गया। और अभी एक और चुनाव आपको याद है, एक भारतीय जो हमारे पीआईओ है ऋषि सुनाक, वो भी था उसमें, और अंत में अभी ये लिज ट्रस आ गए। तो मेरे ख्याल में जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस किस्म के सोल्यूशन मिल गया है कि हर लोकतंत्र में आपको मालूम है राय के फ़र्क होते हैं लोगों के अंदर, लेकिन जब ऐसे सिस्टम है हम इसको भी भारत में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये सब सोचने की बात है, चर्चा करने की बात है। कोशिश करके अगर नहीं चला, हम बोलेंगे देखिए हमने कोशिश किया, नहीं हो गया। लेकिन जब कोशिश नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ही होगा। तो शुक्रिया बात करने के लिए, और जाते जाते ये चाहूँगा बीजेपी के निशाने पे आप हमेशा रहते हैं। आपकी किताब याद आती है, आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, उसमें भी बात आ जाती है। आप कोई बयान देते हैं, उस बयान में भी आप घिर जाते हैं। उन कंट्रोवर्सीज से कैसे जो है डील करें? देखिए, आप लोग तो माध्यम मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सीज में ही खुश रहते हैं, आप थ्राइव करते हैं।
कोई भी छोटी सी गलती हो गई तो बड़ा बड़ा ये स्टोरी हो गया आप लोग के लिए। किसी ने कुछ कहा तो ब्रेकिंग न्यूज़ के बैनर हेडलाइंस आ गए और शायद आप लोग ठीक तरह नहीं समझे थे कि किसने क्या कहा, तो क्यों कहा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा जो भी आएगा रास्ते में हमें फेस करना पड़ेगा। मैं कोशिश नहीं करता हूँ कंट्रोवर्सी विवाद बनने के लिए, किसको पसंद है विवाद। मैं तो अपने काम करके शांति में समाधान में रहना चाहता हूँ, सब लोग ऐसे ही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन अगर लोग अपने सिर पे विवाद ले आना चाहते हैं तो मैं भी उसको फेस करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हूँगा। लेकिन अभी मेरा फोकस आप लोग के विवाद पे नहीं है, मेरा फोकस है पार्टी, चुनाव और भारत का भविष्य। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।